गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं निश्चित समाकल यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो हमने फर्स्ट पोर्शन इसका पढ़ा था वो था अनिश्चित समाकलन का, ठीक है, यानी कि डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल का। आज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन। जैसे इसका नाम से स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि निश्चित माना जो आपके पास समाकल की वैल्यू आएगी, यानी जो समाकल करके आएगा वो क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू आपके पास आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो फंक्शन है, फंक्शन में जो एक्स है उसको ही पहले ही बता दिया कि वो उसकी सीमाएं क्या है, यानी कि उसकी लिमिट क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित आपका होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जब हम उन दो मानों के बीच, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे दो मान मैंने ए और बी के रूप में लिखे हैं। अगर वो दो मानों के बीच हम किसी फंक्शन का या किसी फलन का अगर मैं इंटीग्रल निकालूं और जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा यानी कि हल करके आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकल उसका बोलेंगे, उस फंक्शन का। क्लियर है, समझ में बात आई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो अनिश्चित समाकल था उसमें क्या होता था। तो आपको पता है कि अनिश्चित समाकल में अगर मैं किसी भी फंक्शन का, आपने देखा होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं, अब यहाँ पे a to b लिखा है मैंने, इसको फिलहाल आप भूल जाइए, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन f ऑफ x dx क्या लिखता था, fx प्लस सी लिखता था fx प्लस सी इसका रिजल्ट आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास लिमिट दे दी कि x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होगी। तो जो x की वैल्यू है वो a से लेकर b तक क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, वेरी कर रही है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि a जो है आपका लोअर लिमिट होगा और b क्या होगा आपका अपर लिमिट। यानी कि बोलेंगे इसके पढ़ने का जो तरीका होगा या जो इसका लिखने का नोटेशन है निश्चित समाकल को, वो ये होता है कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट f ऑफ x dx इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हम ब्रैकेट जैसे आपको दिख रहा है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया और a टू b हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि पहले अपर लिमिट की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे x की जगह में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले b है तो यहाँ होगा आपका एफ बी प्लस सी ब्रैकेट माइनस, फिर बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है, याद रखिएगा। फिर लोअर लिमिट हम यहाँ पे x की जगह में पुट करते हैं, तो एफ ऑफ a प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा कि इस ब्रैकेट को जब आप ऑफ करेंगे तो ये नेगेटिव साइन अंदर एंटर करेगा, तो ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैं इस प्लस सी से माइनस सी को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए टू बी, यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि जो निश्चित समाकल है उसमें कांस्टेंट नहीं आता, उसमें क्या नहीं आता, कांस्टेंट नहीं आता, बल्कि क्या आता है, इन फलनों के यानी कि अपर लिमिट की जो वैल्यू होगी माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट की जो वैल्यू होगी। यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे सी नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया। कांस्टेंट किस में आता था आपका, अनिश्चित समाकल में, इंडेफिनेट इंटीग्रल में, इसीलिए तो उसका नाम इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, क्योंकि जो वहाँ पे सी है हमें उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हम वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसीलिए हम वहाँ पे जब कुछ भी की कंडीशन आती है बच्चों कि कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि वहाँ पे हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, डेफिनेट यानी कि निश्चित समाकल, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे सी नहीं आया, जो भी वैल्यू आएगी आपकी यही आपके पास रिजल्ट होगा। तो होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं, इसी बेस पे हम करेंगे आज एक्सरसाइज 7.9। तो देखिए यहाँ पे जैसे नोट लिखा है, निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपके पास इंटीग्रेशन -1 to 1, यानी कि लोअर लिमिट यहाँ पे जो a to b की मैं बात कर रहा था, वहाँ यहाँ पे क्या है, -1 to 1 है, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट क्या है, 1 है। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 dx है, यानी कि जो फंक्शन है f ऑफ x वो था यहाँ पे x प्लस 1। तो आपको पता है, अब -1 to 1 को फिलहाल भूल जाइए आप, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेशन x प्लस 1 क्या होगा, x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या होगा x। समझ में बात है, क्योंकि जब dx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 dx का क्या होगा, x होगा। समझ में बात आई। तो ये आपने क्या करना है, फिर ब्रैकेट लगाना है और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अपर लिमिट पहले हम क्या रखते हैं, x की जगह में पुट करते हैं। तो अपर लिमिट को आप रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 1, सबसे पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाई 2 प्लस 1 x की जगह में रखना है। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, -1 रखिए, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1/2, फिर क्या होगा, x की जगह -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 + 1, ये ब्रैकेट ऑफ होगा
तो -1/2 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 से +1/2 -1/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे होगा आपका 1 + 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने देखा कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आई, 2 आई, किस पे, -1 to 1 पे, यानी कि x को आपने दिखा दिया कि x की पहले से एक लिमिट दे दी कि x की जो वैल्यू चेंज होगी, परिवर्तित होगी, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 1 तक। जैसे ही प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे वैसे आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो फिक्स आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निश्चित समाकल बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे i = लिखा है, पेपर में आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट कर लीजिए आप, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए लेट i = इंटीग्रेशन का साइन 2 to 3, यानी लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट इज 3 1/x dx। तो आपको पता है 2 to 3 को फिलहाल भूल जाइए आप, ठीक है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, 1/x dx होता है log x, और फिर जब log x आ गया तो आपको पता है कि इसका समाकल हो चुका है, यानी आंसर तो log x आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 2 to 3 तक, यानी कि हम लिखेंगे उसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब क्या करते हैं कि अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो log 3, फिर माइनस का साइन जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, फिर लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो log 2। तो ये हो जाएगा आपका log m - log n। ये मैंने बहुत बार बता रखा आपको, लॉगरिथम का रूल है, log m - log n क्या होता है, log m/n होता है। क्या होता है, log m/n। तो यहाँ पे आ जाएगा log m क्या है यहाँ पे, 3/2, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। क्लियर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ से आपके पास बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज से। बाकी इसके बेस पे हम आगे आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेंगे 7.10 7.11 वहाँ से आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको बेस बना के चलना है, कैसे हम जो है निश्चित समाकल के क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, i = इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 0 to π/4 को फिलहाल आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप सिंपल सा इंटीग्रेशन sin 2x dx कर लीजिए। तो sin 2x का क्या होता है, -cos 2x/2 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस या -1/2 डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 2x बचेगा, cos 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर से लिमिट लगाएंगे हम 0 to π/4। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाए यहाँ पे, cos 2 × π/4 x की जगह में रखना है, ध्यान दीजिएगा, -cos 0। फिर यहाँ पे तो 2 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे क्या होगा, -1/2 तो मैंने पहले से बाहर निकाल रखा है, देखो माइनस ये है और 1/2 नीचे से ले लिया, ठीक है। तो -1/2, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी कि π/2 होगा, यानी cos π/2 - cos 0। आपको पता है cos π/2 यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है, और cos 0 की क्या होती है, 1 होती है। ये आपने 10th लेवल से इसको आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास टेबल होती है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 1/2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, i = इंटीग्रेशन 4 to 5, लिमिट दे रखी है e⁻x dx। तो यहाँ पे e⁻x का क्या होता है, इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ठीक है। e⁻x का क्या होगा, e⁻x होगा। अब आपको पता है e⁻x का जब रिजल्ट आ गया तो आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट, यानी x की जगह में अपर लिमिट रखेंगे, तो e⁻5 - e⁻4, और यहाँ से e⁻4 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, e-1, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की और आपके पास है i = इंटीग्रेशन 0 to π/4। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। 10x dx, जैसे आपको नॉर्मली मैंने बता दिया है कि जो लिमिट है उनको यूज़ कैसे करना है। बाकी आपके पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको मैं फटाफट से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर 0 to π/4 को फिलहाल के अपने दिमाग से निकाल देना है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, log sec x होता है। तो log sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, फिर आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा लेंगे यहाँ पे, और x की जगह में क्या रखेंगे हम, π/4। तो log sec π/4 जैसे मैं लगा रहा हूँ, फिर माइनस आता है, आपको बोला है मैंने कि माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट रख लेंगे, तो log sec 0। अब बच्चों आपको टेबल याद होने चाहिए कि log sec π/4 यानी π/4 मतलब 45, यानी sec 45 क्या होता है, √2। अगर आपको sec 45 नहीं आता तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1/cos 45 लिख सकते हैं, क्योंकि sec इक्वल टू क्या होता है, 1/cos होता है, और cos 45 क्या होता है आपका, 1/√2। ये √2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √2। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे आप sec 0 अगर आपको नहीं आता तो 1/cos 0 रख लीजिए। 1/cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने log 1, यहाँ पे लिखा log √2।
2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log रूट 2 माइनस log 1 क्या होगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा log रूट 2। यहीं पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और कहीं इसको लिख सकते हैं। रूट 2 को क्या लिख सकते हैं आप, अच्छा रूट 2 है अगर, तो रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 की पावर हाफ, और यहाँ पे लॉगरिथम का रूल है कि जो पावर है वो आपके आगे आ जाएगी, तो 1/2 log 2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो इससे बेटर आंसर ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। I इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 cosec x dx। आपके वो जो फंक्शन है वो है cosec x dx, cosec x, तो dx तो पीछे से हमने लगा रखा है क्योंकि हम यहाँ पे इसका समाकल ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, तो log cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि अपर लिमिट रखा तो cosec π/4 माइनस cot π/4, पहले ये आपका ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि cosec, जैसे मैंने ये कहा कि अगर आपको नहीं आता तो आप इसको साइन में बदल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो आप इसको साइन में बदलेंगे तो तब आपके पास आएगा cosec π/4 की वैल्यू रूट 2 एंड cot π/4 1 होता है, माइनस cosec π/6 यानी कि π/6 मतलब cosec 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस और cot π/6 रूट 2। तो यहाँ पे फिर रूल लगेगा log m माइनस log n, तो log रूट 2 माइनस 1/2 माइनस रूट 3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। लॉग का जो रूल लगा रहा हूँ मैं बच्चों ये है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, log m माइनस log n इक्वल होता है log m/n होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log m ही है माइनस log n, तो log m/n आपका आंसर आएगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।